बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री हम कह सकते हैं, इंडिया को हम कैसे फेडरल कंट्री कह सकते हैं। आज हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे पिछला जो हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर था, उसमें हमने देखा था बेल्जियम का, श्रीलंका का। बेल्जियम ने अकोमोडेट किया, श्रीलंका ने नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई। और हम जब इंडिया की बात करेंगे, इंडिया ऐसे वास्ट कंट्री है जिसमें वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम इन द सेंस ये है, उसमें डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, रिलीजन डाइवर्सिटी है, रीजन डाइवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को फेस करना पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है, वो हम देखेंगे कैसे वो बनती फेडरल कंट्री बनती है। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इंडिया जब आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होते होते इंडिया में एक प्रॉब्लम हो गई। इंडिपेंडेंट कैसे हो गया ब्रिटिशर से? आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। बहुत खून खराबा हुआ, बहुत दर्दनाक वो वाक़ात हुए कि जिनकी वजह से पार्टीशन के वक्त ये वहाँ पे हुआ, पाकिस्तान अलग और हिंदुस्तान अलग हो गया, दो हिस्से हो गए, एक ही मुल्क के दो हिस्से हो गए। उस टाइम ब्रिटिशर्स की वजह से हो गए, या कुछ अपनी सोच के हिसाब से उनका अलग अलग सोच की वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया? इंडिया को क्या डिक्लेयर एज द इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? डिक्लेयर क्या किया इसको? यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको बनाया गया। अगर हम दो के ये although it's not it does not it did not use the word federation, the India union is based on the principle of federalism। कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंडियन जब डिक्लेयर हुआ था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको बनाया गया। इंडिया ने अपने जो प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग थी उस टाइम पे, जब ये ब्रिटिशर्स के रोल में था, फिर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिला के इन्होंने अलग अलग स्टेट्स बनाए। और स्टेट्स जब एक साथ मिल गई तो उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया बन गया। उस वजह से तो सॉरी, इंडिया ने यूनियन ऑफ स्टेट्स को मिला के यूनियन ऑफ स्टेट्स को मिलाया, न कि यूनियन स्टेट्स ने मिला के इंडिया को बनाया, बल्कि इंडिया ने यूनियन ऑफ स्टेट्स को बनाया। अगर हम बात करेंगे फेडरेशन की, बात करेंगे फेडरल सिस्टम जो है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है कि नहीं है? बिल्कुल इंडिया में फेडरल सिस्टम है। क्यों? इसमें टू और मोर लेवल्स ऑफ या टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। है बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत लेवल पे भी है। तो टायर्स ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल वो जो उनको जो जुरिस्डिक्शन है अलग अलग दिया गया है। बिल्कुल इंडिया में भी ऐसा ही है। तो इसमें कोर्ट्स को पावर्स दिए गए हैं जो फेडरल सिस्टम में है। तो उस सेम इंडिया में भी कोर्ट्स को पावर्स दिए गए हैं। इसी तरह सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो भी इंडिया में क्लियर करके रखा गया है। दैट मीन्स इट्स अ फेडरल स्टेट। तो अगर हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल प्रोवाइडेड फॉर टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे बना था, कहाँ पे? इंडिया में पहले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि पंचायत सिस्टम भी स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स थ्री टायर सिस्टम हो गया। पंचायत या पंचायत और दिस म्यूनसिपल ठीक, उन्होंने उसको ऐड किया था, थर्ड टायर वो बन गया। तो उसके बाद क्या हुआ? लेकिन अब ये जो थ्री टायर्स है, इनको अलग अलग सेपरेट जुरिस्डिक्शन दिए गए हैं, क्लियरली प्रोवाइड इनको जुरिस्डिक्शन किए गए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए
उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लिस्ट्स, हम बोलते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे, वो जो अलग अलग पावर दिए गए स्टेट को, सेंटर को अलग अलग पावर दिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले ही क्या करेंगे, जो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टू द पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब पहला जो है यूनियन लिस्ट, बिल्कुल क्लियर होता है कि यूनियन लिस्ट दैट मीन्स कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर क्या क्या है। इट इंक्लूड द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स है दैट कनेक्ट्स द होल कंट्री, सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री। पूरा जो डिफेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर इख्तियार रखती है। फॉरेन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, कम्युनिकेशन करेंसी बिल्कुल होना चाहिए किसके अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो स्टेट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो इसमें जो लॉज the union government alone can make the laws related to the things mentioned here. इस पे जितने भी लॉज बन सकते हैं वो कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हम किसके अंडर आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। जो टॉप सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर कंट्रोल कौन रखता है, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर स्टेट लिस्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया, जो स्टेट के हाथ में है। इसमें कौन कौन से आते हैं, कंटेन्स द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, अलग अलग पुलिस हर एक स्टेट की, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ऐसे मध्य प्रदेश की अलग पुलिस है, तमिलनाडु की अलग पुलिस है, कर्नाटका की अलग पुलिस है। ट्रेड हम कर सकते हैं विद इन द स्टेट्स, आराम से कर सकते, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो किसके अंडर होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने हिसाब से वो लॉज बना सकते हैं। तो द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड हियर। तो हम ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। फिर है तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तीसरा कौन है, कंकरेंट लिस्ट। इसमें कौन से इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, जो दोनों के हित में हो, जो दोनों के पास हो, या दोनों उसमें को चेंज ला सकते हैं। तो उसमें क्या है, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन, सक्सेशन। जो यहाँ पे एजुकेशन का कोई मसला हो, स्टेट गवर्नमेंट चेंज ला सकता है। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन जो होती है एम्प्लॉयज़ की, या जितने भी ट्रेडर्स उनकी यूनियंस होते हैं, मैरिज सिस्टम होता है, अडॉप्टेशन, सक्सेशन, उसमें चेंज ला सकते हैं गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर अगर कोई कंफ्लिक्ट इसमें पैदा हो जाए, अगर कोई कंफ्लिक्ट इसमें आ जाए, तो उस वजह से क्या होगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाया होगा, यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाए, वही इम्प्लीमेंट हो जाए। और हमारा जो लास्ट है दैट इज रेसिड्यूरी लिस्ट। इसमें क्या आता है, रेसिड्यूरी लिस्ट क्या आता है, ये वो सब्जेक्ट्स है दैट सब्जेक्ट्स दैट डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट्स और सब्जेक्ट दैट केम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कब बना था, 1949 में। अब उसके बाद जो चीज़ें आ जाती उसको कहाँ पे रखेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखा गया, उसी टाइम पे उन्होंने सोच के रखा था कि अगर इसके बाद कुछ, तो उसको बनाया है रेसिड्यूरी लिस्ट। अब लेकिन इसमें कौन से किसका हक था, इसमें स्टेट्स तो हक नहीं रख सकते, इसमें किसका हक है, यूनियन गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है, वो इसमें लॉज बना सकते हैं। जितने अब पॉइंट्स जो नई चीज़ जैसे टेक्नोलॉजी है, कोई भी नई चीज़ आ सकती है, तो कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, जितने भी चीज़ें हैं जो नई आएंगे, तो वो किसकी उन पे कौन लॉज बनाएगा, उन पे गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ बनाएगा, उन पे लॉज बनाएगा। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलो कि जब ये जो इंडिया आज़ाद हुआ था, तो इसमें बहुत सारी, जो मैंने आपको बोला था यूनियन ऑफ स्टेट्स, अब स्टेट्स में जो वहाँ जो पावर्स थे,
वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स की। तो दैट मीन्स इंडिया का जो सिस्टम है दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। दैट मीन्स कि कुछ स्टेट्स को ज़्यादा है, कुछ कम है, और कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। लाइक जम्मू एंड कश्मीर पहले था, अब नहीं है, 307-35 आर्टिकल ख़त्म हो गया यहाँ से। और इसी तरह है नागालैंड, आसाम, वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस है। इसके बाद कुछ यूनिट्स है इंडियन यूनियन में, उनमें थोड़ा सा कम पावर दिया गया है। वो एरियाज वो हैं जो छोटे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट, बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विथ एनी अदर एग्जिस्टिंग स्टेट, उनको किसी और स्टेट के साथ मिलाया नहीं जाता है। उनको क्या बोलते हैं, दैट कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो जो किस में आते हैं, यूनियन टेरिटरी के लिस्ट में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो हमने डिस्कस किया, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेसिडुअल लिस्ट, क्या क्या इसमें प्रोविजंस है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, तो फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो अहम टॉपिक होगा इंशाल्लाह। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त